हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ की आज 22nd क्लास कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कार्ड प्ले में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और आज आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी टिक मार्क मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पहले से ऑलरेडी टिक्ड हैं और ये पेन से टिक मार्क किए हुए थे, तो मैं इसको इरेज भी नहीं कर सकती थी। तो आज की वीडियो के लिए मैनेज कर लेना। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु रोट हाइड्रोटेफिया और अर्न ब्यूरियल इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ सम 50 urns इन द नेबरहुड। नेबरहुड में प्लेस का नाम भी पूछा जा सकता है। नियर नॉरफोक, नॉरफोक के पास, इस जगह के आसपास 50 या फिर 40 अर्न्स मिले थे और उसी पर बेस्ड ये वर्क है, उसी की स्टडी पर बेस्ड ये वर्क है हाइड्रोटेफिया, जिसका एक और नाम है अर्न ब्यूरियल। ये वर्क आया 1658 में। तो ये वर्क किसने लिखा है आपको वो बताना है। मिल्टन, आइजैक वॉल्टन, थॉमस ब्राउन या फिर थॉमस फुलर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थॉमस ब्राउन का ये वर्क है। एंड इस वर्क में थॉमस ब्राउन ने डेथ के बारे में बात की है। एंड दिस वर्क ऑल्सो कंटेम्पलेट द नेचर ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ डेथ, और इसका मेन सब्जेक्ट ही डेथ है इस वर्क का। और थॉमस ब्राउन को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया गया बिकॉज ऑफ हिज एसेज। एक तो हाइड्रोटेफिया प्लस इनका एक और वर्क है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, रेलिजियो मेडिसी। इनके एसेज के लिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है। रेलिजियो मेडिसी का मतलब क्या है? द रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर। ये वर्क भी 1658 में आया था। तो इनको एडमायर किया गया बाय चार्ल्स लैम्ब, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जेम्स जॉयस एंड रैल्फ एमर्सन। रैल्फ एमर्सन ने हाइड्रोटेफिया के लिए ये कहा था दैट ये जो वर्क है, इस वर्क में हर एक वर्ड में सेप्युल्कर की बात हुई है। सेप्युल्कर मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ, SEPULCHRE, दैट मीन्स मकबरा या फिर जिसे हम समाधि कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन किसने कही है। स्मेल इन एवरी वर्ड ऑफ सेपिल्कर, ये लाइन कही है रैल्फ वॉल्ड एमर्सन ने। किसके लिए कही है? हाइड्रोटेफिया के लिए कही है। और ये वर्क किसने लिखा है? थॉमस ब्राउन ने ये वर्क लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसिड एम्बॉयस, सीजर एंड पोम्पी, द ट्रेजेडी ऑफ फिलिप कैबोट। ये जो ट्रेजेडीज़ हैं ये किसने लिखी हैं? जॉन मास्टन ने, या फिर जॉर्ज चैपमैन, या फिर थॉमस हेवुड, या फिर थॉमस डेकर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जॉर्ज चैपमैन के ये वर्क हैं। थोड़ा सा इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। और ये जो पहला वर्क है बसी डे एम्बॉयस, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो ये वर्क है ये कंप्लीट हुआ 1603 से 1607 के बीच में। एक्चुअल में जॉर्ज चैपमैन ने ना फ्रेंच पॉलिटिकल सीन को दिखाया है। उस टाइम के फ्रेंच पॉलिटिकल सीन को अपने वर्क में दिखाया है। किसको दिखाया है? फ्रेंच पॉलिटिकल सीन को अपने वर्क्स में दिखाया है। तो फ्रेंच पॉलिटिकल सीन को अपने वर्क में दिखाने के लिए उन्होंने सबसे पहला वर्क लिखा बसे डे एम्बॉयस, ठीक है। फिर इसी का सीक्वल लिखा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, बसे डे एम्बॉयस जो है ये पहला वर्क है, इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ बसे डे एम्बॉयस। आई डोंट नो हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इन्होंने इसी का सेकेंड सीक्वल लिखा, द रिवेंज ऑफ बसे डे एम्बॉयस। तो आप समझिएगा डिफरेंस क्या है। सेकेंड वर्क में द रिवेंज है, फर्स्ट वर्क में द ट्रेजेडी है। फिर थर्ड वर्क इन्होंने फ्रेंच पॉलिटिकल सीन को दिखाने के लिए लिखा, द कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स ड्यूक ऑफ बायरन, ठीक है। आई होप आप लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस है नहीं। थर्ड वर्क कौन सा लिखा? द कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स ड्यूक ऑफ बायरन, ये पूरा टाइटल है। फिर इसके बाद इन्होंने फोर्थ वर्क और लिखा, द ट्रेजेडी ऑफ शैबोट, CHABOT, शैबोट, एडमिरल ऑफ फ्रांस। फाइन।
और ये जो वर्क है द ट्रेजेडी ऑफ शैबोट एंड एडमिरल ऑफ फ्रांस, ये वर्क बाद में जेम्स शर्ले ने रिवाइज किया था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से फटाफट बता देती हूँ। जॉर्ज चैपमैन ने फ्रेंच पॉलिटिकल सीन को दिखाया है अपने वर्क में, और इसके लिए उन्होंने पहला वर्क लिखा बसिडे एम्बॉइस, फिर इसके बाद इन्होंने द रिवेंज ऑफ द बसिडे एम्बॉइस लिखा, फिर इन्होंने लिखा द कॉन्स्पिरेसी एंड ट्रेजेडी ऑफ चार्ल्स ड्यूक ऑफ बायरन, फिर उन्होंने लिखा द ट्रेजेडी ऑफ शैबोट एडमिरल ऑफ फ्रांस। ठीक है, और ये वर्क जो है लास्ट वाला, जो लास्ट सीक्वल इन्होंने लिखा, ये जेम्स शर्ले ने बाद में जाकर रिवाइज किया था। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द विच एंड गेम एट चेस, ये दो वर्क हैं। द विच सेकंड वर्क है अ गेम एट चेस, ये किसके वर्क हैं? ब्योमोंट, टूर्न्योर, मिडल्टन, वेबस्टर, ये वर्क हैं मिडल्टन के। तो जो ये वर्क है ना अ गेम एट चेस, ये एक कॉमिकल सेटायर है। क्या है? कॉमिकल सेटायर। और इसमें इन्होंने स्पेन एंड इंग्लैंड के कॉन्फ्लिक्ट को ड्रामेटाइज किया है। गेम एट चेस में मिडल्टन ने ही ड्रामेटाइज्ड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड, इन दोनों ही कंट्री के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ड्रामेटाइज किया। चलिए अब द विच के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वर्क है द विच, ये एक जैकोबियन प्ले है एंड दिस इज ट्रेजी कॉमेडी। ये जो वर्क है ये अपने ओन एरा में कभी पब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि इसे मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में रखा जा रखा था। मतलब ये मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर्म में था जब इसे मिडल्टन ने लिखा था, इसे तब पब्लिश नहीं किया गया। तो फिर इसे पब्लिश कब किया गया? 1778 में बाय आइजैक रीड। ओके, REET। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरीज ऑफ बैकन। बैकन के एक कंटेम्प्रेरीज हैं जिनकी लास्ट बुक थी एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। कब पब्लिश हुई? 1597 में हुई थी। आपको उस राइटर का, उस ग्रेट कंटेम्प्रेरी का नाम बताना है जो बैकन के कंटेम्प्रेरी रहे हैं जिन्होंने लिखे एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। ऑप्शन देखिए, वॉल्टर रेले, हुकर, थॉमस डेकर या फिर मिडल्टन। तो इसका करेक्ट आंसर है रिचार्ड हुकर। रिचार्ड हुकर चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट भी रहे हैं। क्या थे ये इंग्लिश प्रीस्ट थे इन चर्च ऑफ इंग्लैंड। सिंस ही वॉज प्रीस्ट, सो दैट इज वाई ही डिफेंडेड द चर्च ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म एंड रोमन कैथोलिसिज्म इन एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी। मतलब इन्होंने इस वर्क में किसको डिफेंड किया है? चर्च ऑफ इंग्लैंड को डिफेंड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। और ये वर्क कब आया था? 1614 में। रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्टियर एंड आर एपिग्रामेटिक एंड विटी। एपिग्रामेटिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को क्लेवर वे से या फनी वे से एक्सप्रेस करना। तो आपको ये बताना है कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स किसने लिखी थी। ऑप्शन देखिए, थॉमस ओवरबरी, सैमुअल बटलर, जॉन अर्ल, फ्रांसिस बैकन। तो ये वर्क है थॉमस ओवरबरी का। चलिए नेक्स्ट है, इसमें ऐसा कुछ आपको खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ ऑफ न्यू कैरेक्टर जिसमें थॉमस ओवरबरी ने नियर अबाउट 32 कैरेक्टर्स शो किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ओड ऑफ विट इज स्मॉल मास्टरपीस ऑफ। ओड ऑफ विट किसका वर्क है? एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, अब्राहम काउले, जॉन पॉप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अब्राहम काउले का ये वर्क है। ओड ऑफ विट, इसमें इन्होंने बात की है, जो अब्राहम काउले हैं इसमें इन्होंने शो किया है। पहली बात तो ये वर्क किस में लिखा गया, किस फॉर्म में है, फिर हम बात करेंगे कि ये वर्क किस बारे में है। पिंडेरिक ओड में ये वर्क लिखा गया है। इसमें अब्राहम काउले क्या एक्सप्लेन करते हैं? ये एक्सप्लेन करते हैं कि विट क्या है और विट क्या नहीं है। सो ही अटेम्प्ट्स टू डिफाइन व्हाट इज विट एंड व्हाट विट इज नॉट, कि विट किसे कहा जाता है और किसे नहीं कहा जाता है।
अब्राहम काउले के बारे में आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी हैं। अब्राहम काउले के बारे में आपको जो दो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये हैं कि इनके बारे में दो बहुत ही फेमस ऑथर ने कुछ कहा था। एक तो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और एक थे पोप। पोप ने कहा था हु नाउ रीड्स काउले, कि काउले को अब कौन पढ़ता है। हु नाउ रीड्स काउले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये पूछी जा सकती है कि ये लाइन किसने कही थी अब्राहम काउले के लिए। पोप ने कही थी। ओके, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था दैट काउले हैज़ बीन एट वन टाइम टू मच प्रेज्ड एंड टू मच नेग्लेक्टेड एट अनदर। दैट मीन्स कि जो अब्राहम काउले हैं, इनको जब ये अपने एरा में थे काफ़ी पढ़ा गया, इनको काफ़ी प्रेज़ किया गया, लेकिन बाद में जो न्यू जनरेशन आई उन्होंने अब्राहम काउले के वर्क को इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दोबारा से आप कोट सुनिए। जॉनसन ने क्या कहा था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अब्राहम काउले के लिए कहा दैट ही हैज़ बीन एट वन टाइम टू मच प्रेज्ड एंड टू मच नेग्लेक्टेड एट अनदर। एंड पोप ने कहा था हु नाउ रीड्स काउले। और इनका जो वर्क है ओड ऑफ विट वो आपको याद रखना है, जिसमें इन्होंने बताया है कि विट क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में इन्होंने ये वर्क लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ लव एंड टू हिज कोय मिस्ट्रेस आर फेमस पोएम्स ऑफ। हमने इसके बारे में तो डिटेल में बात भी कर रखी है जब हमने एंड्रयू मार्वेल के बारे में पढ़ा था, टू हिज कोय मिस्ट्रेस के बारे में, बट हमने इसके बारे में डिटेल में बात नहीं की थी, हम कर लेंगे अभी। ये वर्क, ये जो फेमस पोएम्स हैं ये किसकी हैं? अब्राहम काउले की, हेनरी वोगन की, जॉन डन की, या फिर एंड्रयू मार्वेल की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एंड्रयू मार्वेल। वैसे तो आपको सारे ही आंसर पता लग रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी टिक्ड हैं, तो आप कुछ कर नहीं सकते। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये डेफिनेशन ऑफ लव, इसमें पोइट प्यार को शो करते हैं और ये कहते हैं कि इनका प्यार काफ़ी परफेक्ट है, और इनका प्यार परफेक्ट है इसीलिए इनका प्यार अनअटेनेबल है, मतलब इसे अचीव नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जो फेट है ना, जो किस्मत है, वो दोनों लवर्स को एक साथ मिलाने की कोशिश ही नहीं कर रही है, क्योंकि दोनों लवर्स में एक है नॉर्थ पोल पे और एक है साउथ पोल पे। तो जिस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल या फिर दो पैरेलल लाइन नहीं मिल सकती, उसी तरीके से ये दोनों लवर भी यूनाइट नहीं हो सकते। तो इसीलिए पोइट कहते हैं कि इनका प्यार इतना परफेक्ट है दैट it cannot be attainable, sorry it cannot be attained, so it is unattainable. okay, next इनका जो वर्क है टू हिज कोय मिस्ट्रेस, इस वर्क में एंड्रयू मार्वेल कहते हैं मतलब इसमें इन्होंने लवर एंड बिलविड को दिखाया है। तो जो लवर है वो अपनी बिलविड को कहता है कि चलो एक हो जाते हैं, मतलब ही आस्क्स हिज बिलविड टू बिकम वन एंड ही सेज, इसके पीछे रीज़न भी देता है कि हम एक अभी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर हमारे पास इतना टाइम होता तो आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद आवर रिलेशनशिप मूविंग दिस स्लोली। मतलब अगर टाइम होता तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते, और अगर टाइम होता तो मैं आज तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा होता क्योंकि तुम तारीफ़ के लायक हो, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं है। लेट्स गेट यूनाइटेड, लेट्स गेट वन। नेक्स्ट है 315th जो क्वेश्चन है, हुदीब्रास इज़ अ फेमस वर्क ऑफ, किसका है ये? बटलर का वर्क है। हुदीब्रास प्यूरिटनिज्म और प्यूरिटनिज्म के थॉट्स, आइडियाज़, उनकी ऑर्थोडॉक्स पर सैट्रिकल वर्क है, और इस वर्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पब्लिश हुआ 1663, दूसरा पब्लिश हुआ नेक्स्ट ईयर 1664, फिर काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद 1678 में थर्ड वर्क आया था। इसमें जो कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि हुदीब्रास से कैरेक्टर्स पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। पहला है टाइटल सजेस्ट्स हुदीब्रास, जो कि नाइट होता है, ये तो आपको पता चल गया। ये क्या होता है? ये एक नाइट होता है। नेक्स्ट इसमें जो कैरेक्टर है दैट इज जो है इसका स्क्वायर, रेल्फो, ये क्या होता है? इसका स्क्वायर होता है। एक एस्ट्रोलॉजर दिखाया है
सिड्रोफेल करके नाम है उसका, और एक विडो दिखाई है जिसे हुदीब्रास काफ़ी लाइक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर फोस्टस मेक्स अ डील्स ऑफ सरेंडरिंग हिज सोल इन रिटर्न फॉर 24 ईयर्स ऑफ लाइफ विद, किसके साथ ये डील करता है? यूनिचुस, मेफिस्टोफिलिस, बोवर्डिल, ब्रेनवोम। मेफिस्टोफिलिस के लीडर कौन होते हैं? लूसीफर। तो यहाँ पर ये डील करता है कि अपने ये जो डॉक्टर फोस्टस हैं, पहली बात तो देखिए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। डॉक्टर फोस्टस जो थे ना, ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे, इनको सब आता था दुनिया में जो भी चीज़ थी, बट एक्सेप्ट वन थिंग, इनको एक चीज़ नहीं आती थी, ब्लैक मैजिक इन्हें नहीं आता था। और ये काला जादू या ब्लैक मैजिक, जादू टोना, ये सीखना चाहते थे ताकि ये पूरी दुनिया पर अपनी पावर जमा सके और ये पावरफुल इंसान बन सके। तो डॉक्टर फोस्टस ने मेफिस्टोफिलिस को कहा था कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक सिखाओगे, और इसे बहुत सारी चीज़ों को ऑर्डर करने की कोशिश की थी। इस बात पर मेफिस्टोफिलिस ने कहा था कि जो इनके लीडर है वो है लूसीफर। तो यहाँ पर डॉक्टर फोस्टस जो है वो मेफिस्टोफिलिस से डील करते हैं कि अपने लीडर लूसीफर को जाकर कह दो कि मुझे वो सारी शक्तियाँ दे दे, और उसके बदले मैं उनको अपनी सोल दूंगा, और जो भी वो शक्तियाँ देंगे वो 24 साल तक मेरे पास होनी चाहिए। तो 24 ईयर्स ऑफ लाइफ का वो डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हु इज जेलस हस्बैंड, इस वर्क में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो जेलस हस्बैंड होता है? ऑप्शन देखिए, काइटली मर्चेंट, एडवर्ड नोवेल, मैथ्यू, स्टीफन। काइटली मर्चेंट ये जेलस क्यों होता है? ये अपनी वाइफ को लेकर काफ़ी जेलस होता है। एक तो वो बहुत सुंदर होती है, उसका नाम जानिए पहले तो, डेम काइटली। और जो काइटली मर्चेंट है, इसके घर में काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो काइटली मर्चेंट को ये लगता है कहीं इसकी वाइफ का कहीं अफेयर तो नहीं है, तो ये एक जेलस हस्बैंड के तौर पर दिखाया है। और जो ये अदर 3 कैरेक्टर्स हैं, रेस्ट कैरेक्टर्स, इनको भी ज़रा पढ़ लो। एडवर्ड नोवेल एक बूढ़ा आदमी है, और इसका एक बेटा होता है सन एडवर्ड, और इसका एक नौकर होता है ब्रेन वोम। तो जो आपने यहाँ पर देखा है ना, ये देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये जो ब्रेन वोम है ये एडवर्ड नोवेल का सर्वेंट होता है। और जो मैथ्यू है ये एक फ़नी, एक मजाकिया आदमी होता है। एंड जो स्टीफन है, ये स्टीफन एडवर्ड नोवेल का भतीजा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस हैज़ बीन कॉल्ड द होली ग्रेल ऑफ प्यूरिटनिज्म वॉज रिटन बाय, ये वर्क किसका है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस? ऑप्शन देखिए, जॉन मिल्टन, बर्टन, जॉन बुनियन या फिर ब्यूकेनन। ओके, ये वर्क है जॉन बुनियन का, जिसके प्रोटेगोनिस्ट कौन है? क्रिश्चियन। और इस वर्क में क्रिश्चियन की जर्नी दिखाई है फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू द सिटी ऑफ सेलेस्टियल। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन कॉल्ड एन opportunist for statement like a mixture of lie doth ever add pleasure। ये जो कोट है, a mixture of lie doth ever and pleasure, ये स्टेटमेंट किसने दी है और इसका मीनिंग भी क्या है? इसका मीनिंग भी हम जानेंगे। ऑप्शन देखिए, पहले तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन या फिर डॉक्टर जॉनसन या फिर जॉनडन या फिर बैकन। ये है बैकन की लाइन। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर ये क्या बात करते हैं? मिक्सचर ऑफ लाई का मिक्सचर। अगर लाई मतलब झूठ में अगर थोड़ा सा मिक्सचर हो या ट्रूथ एंड लाई का मिक्सचर हो तो उससे क्या होता है? उससे प्लेजर मिलता है, उससे एक्साइटमेंट होती है। तो देखिए ऑल एंड ऑल मैं इसका लेमन लैंग्वेज में आपको मीनिंग बताती हूँ। बैकन कहते हैं कि अगर कोई भी बात एकदम सच्चाई से रिप्रेजेंट कर दी जाए, एकदम रियल कलर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दी जाए, विदाउट एडिंग एनी कॉमेंट, विदाउट एडिंग एनी एडिशनल फ्लैटरिंग थिंग्स एंड विदाउट एडिंग एनी इल्यूजन्स, मतलब कोई भी बात एकदम सच्चाई से रख दी जाए जिसमें हम थोड़ा सा भी हेर फेर ना करें या उसमें कोई बात घुमा के ना बोली जाए, तो वो चीज़ ना काफ़ी इंडोलेंट हो जाती है, एक्साइटमेंट नहीं रहती उस बात में, एंड सोसाइटी विल बिकम लेजी। तो इसीलिए एक्साइटमेंट एंड प्लेजर के लिए मिक्सचर होना चाहिए झूठ का थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए 320 क्वेश्चन है।
द प्ले बाय मार्स्टन दैट फोरशैडोज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। मार्स्टन का कौन सा ऐसा प्ले है दैट फोरशैडोज द टेम्पेस्ट? ऑप्शन देखिए, द डच कर्टिसान, द मैल कॉन्टेंट, एंटोनियोज रिवेंज, एंटोनियो एंड मेलिंडा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द मैल कॉन्टेंट। और इसी का जो आपको इन्फ्लुएंस है वो शेक्सपियर के वर्क द टेम्पेस्ट में देखने को मिलेगा इन एक्ट 2 सीन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1660 विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन एज। 1660 में रेस्टोरेशन एज की शुरुआत हो जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रेस्टोर्ड टू इंग्लिश थ्रोन? ऑब्वियसली चार्ल्स टू ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660। को तो हम बहुत बार कर रखा है, ये हमने रटा होगा ये तो आपको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन एरा में इंग्लैंड ऑलमोस्ट डिवाइड हो गया था 2 पार्टीज में, तो आपको वो पार्टीज बतानी है। विग्स एंड टोरीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विग्स एंड टोरीज में जो है पार्टीज डिवाइड हो गई थी, इंग्लैंड डिवाइड हो गया था, एक तरफ थे विग्स, एक तरफ थे टोरीज। ठीक है, चलिए जो और हमने विग्स एंड टोरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है बहुत सारी वीडियोस में, तो आप प्लीज़ वीडियोस देखते रहा करें। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए जो आगे का जो क्वेश्चंस है वो न्यू वीडियो में करेंगे, न्यू एमसीक्यूज न्यू वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।